तो मेरे प्यारे सभी बच्चों, आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाओ। ठीक है, अब हमारी क्लास शुरू हो चुकी है। तो आपका चैप्टर जो पिछली क्लास के अंदर चला था, मैं आपको बता दूं। चैप्टर जो पिछली क्लास के अंदर आपका चला था, उसका नाम था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना, ये हम पढ़ रहे थे। और इसके अंदर हम पढ़ रहे थे एटॉमिक मॉडल्स। क्या पढ़ रहे थे हम इसके अंदर? एटॉमिक मॉडल्स हम पढ़ रहे थे। परमाणु के मॉडल, परमाणु के मॉडल हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको पिछली क्लास में जे जे थॉमसन का मॉडल पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? जे जे थॉमसन का मॉडल पिछली क्लास के अंदर पढ़ा दिया था हमने आपको। और जे जे थॉमसन का मॉडल हमने पढ़ लिया था, उसकी लिमिटेशन, ड्रॉबैक्स हमने पढ़ ली थी। ठीक है, अब हम इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। जे जे थॉमसन का मॉडल हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, जे जे थॉमसन का मॉडल किस किस ने पढ़ा था पिछली क्लास में? तो अब हम सेकंड मॉडल, जो हमारा दूसरा मॉडल स्टार्ट होने वाला है, उसकी चर्चाएं हम करते हैं। तो भैया, आज के टॉपिक की हम शुरुआत बच्चों करने जा रहे हैं। तो सभी लोग तैयार हो? तो क्या पढ़ा था पिछली क्लास में आपने? बोलो लास्ट में। जे जे थॉमसन का मॉडल और उसकी ड्रॉबैक, उसकी लिमिटेशन आप लोगों ने पढ़ ली थी। ठीक है, अब हम आज दूसरा हमारा मॉडल स्टार्ट करने जा रहे हैं। लिखें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्या लिखें? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत या परमाणु का मॉडल। सभी लोग हेडिंग डालें, रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड का जो मॉडल है प्यारे बच्चों, ये इन्होंने, सब आपको पता है कि इन्होंने 1911 में इन्होंने डिस्कवरी की थी। किसकी? न्यूक्लियस की, नाभिक की। और प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन का नाम रखने वाले वैज्ञानिक कौन है? रदरफोर्ड है बच्चों। अब हम यहां से आगे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। ऋषि जी, आप मुझे भेज दिया करो न्यूमेरिकल टेलीग्राम चैनल पर। साइंस बाई पुष्पिंदर सर टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, वहां पर। बिल्कुल। तो जॉन डाल्टन मॉडल हो गया था हमारा, और हमारा दूसरा मॉडल जे जे थॉमसन मॉडल हमने पढ़ लिया था, जिसमें इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। ठीक है, अब भैया जी, अब हम पढ़ते हैं। लिखें रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड के एक स्टूडेंट का नाम था जिन्होंने इस मॉडल में मदद की, जिसका नाम था गीगर मार्सडन। क्या नाम था बच्चों? रदरफोर्ड के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम आपको याद रखना है, गीगर मार्सडन। ठीक है, गीगर मार्सडन, ये इनके एक विद्यार्थी हैं बच्चों, जिन्होंने, ये स्टूडेंट हैं इनके, ये स्टूडेंट है इनके, गीगर मार्सडन और रदरफोर्ड ने, दोनों ने मिलकर इस मॉडल में हेल्प किया, मदद किया। अब सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, देखो बच्चों। अगर आपसे कोई पूछे कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया, सोने की चादर के ऊपर एक्सपेरिमेंट जो है, ये थर्ड मॉडल है बेटा। पहले जॉन डाल्टन के बारे में हमने आपको बताया था, उसके बाद जे जे थॉमसन के बारे में बताया, और आज हम जो है भैया, वो क्या है, तीसरा मॉडल हमारा जो है प्रीति, इसका नाम क्या है बेटा? रदरफोर्ड का मॉडल। तो अगर कोई पूछे आपसे कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया, तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया? सोने की चादर के ऊपर एक्सपेरिमेंट। तो आप बोलेंगे सोने की चादर के ऊपर परीक्षण। सोने की चादर के ऊपर, चादर के ऊपर परीक्षण इनके द्वारा किया गया। सोने की चादर के ऊपर परीक्षण इनके द्वारा किया गया। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि सोने की चादर जो इन्होंने ली, सोने की चादर जो इन्होंने ली, अब इससे कितनी मोटाई थी? अगर आपसे पूछा जाए कि सोने की चादर की मोटाई, आपसे अगर पूछा जाए कि विड्थ कितनी थी, विड्थ कितनी थी, मोटाई कितनी थी, तो आपको याद रखना है 0.0004 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है। सोने की चादर को ही क्यों लिया? अगर मैं पूछूं कि वाई, सोने की चादर, वाई ही सेलेक्ट द गोल्ड फॉइल, कई बार ऐसे सवाल आ जाता है कि सोने की चादर को ही इन्होंने क्यों प्रयोग किया? एल्युमिनियम की ले लेते, या कॉपर तांबे की ले लेते, और किसी की ले लेते। क्योंकि सोना ही ऐसी धातु है बेटा, गोल्ड इज द मेटल जिसे आप इतना पतला कर सकते हो, जिसे आप इतना पतला कर सकते हो। गोल्ड, सोना ही एक ऐसी धातु है जो कि सबसे ज्यादा मिलिएबल होती है, आघात वर्धनीय, और क्या होती है, तन्य, जिसके तार बनाए जा सकते हैं, पतली पतली चादरों में बदला जा सकता है। तो क्या कहता हूं, इसीलिए सोना लिया। गोल्ड इज, गोल्ड इज मोस्ट मिलिएबल। मोस्ट मिलिएबल, मिलिएबल का मतलब जिसकी पतली पतली चादर बनाई,
देखो हमारी टोटल 93 मेटल होती हैं, कुल हमारी 93 धातुएं होती हैं। इन 93 में से गोल्ड ही ऐसी मेटल है जो सबसे ज्यादा पतली चादर में बदला जा सकता है, क्योंकि मिलिएबल वर्ड का मतलब होता है पतली चादर में बदलना। तो गोल्ड इज द मोस्ट मिलिएबल मेटल। सोना, सोना ही सबसे अधिक आघात वर्धनीय, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है। सोना ही सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है। याद रखेंगे आप लोग इस बात को, मोस्ट मिलिएबल मेटल होती है, इसलिए इन्होंने क्या किया भैया, याद रखना, इन्होंने सोने की चादर का प्रयोग किया था। अब किया क्या, तो बच्चों करके देखते हैं, इन्होंने जो किया वही हम करके देखते हैं। इन्होंने सोने की पतली सी चादर ली, जैसे मान लो इधर कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया, सोने की पतली सी एक चादर ली, जिसकी मोटाई मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं 0.0004 सेंटीमीटर। ये गोल्ड फॉइल है बेटा, सोने की चादर। अब इन्होंने क्या कहा प्यारे बच्चों, इन्होंने बोला कि भैया यहां पर ना अल्फा रेज है। क्या है यहाँ, अल्फा रेज। अल्फा रेज किसे कहते हैं बेटा, हिंदी में भी इसको क्या बोलेंगे, अल्फा किरणों। इसने क्या किया, इसके ऊपर अल्फा किरणों की बौछार करवाई। ये अल्फा रेज है और ये गोल्ड फॉइल है, इसके ऊपर इन्होंने क्या किया, अल्फा रे की बौछार करवाई। मान लो अल्फा रे किस तरीके से भेजी इन्होंने, तो ये सीधी निकल गई, जैसे ये थी ऐसे ही ये चली गई। फिर ऐसे भेजी, ठीक है, ये भी चली गई। इस तरीके से इसने इसको भेजा, ये भी चली गई निकल कर पार। ऐसे भेजा, ये भी इसमें से निकल कर चली गई पार। अब कुछ ऐसी भी थी जो कुछ एंगल से वापस आ रही थी, ऐसे भैया गई और इस तरीके से टकरा के आ गई, ऐसे गई इस तरीके से टकरा के आ गई, ऐसे। लेकिन बीचों बीच में देखो, ये एक्सपेरिमेंट बड़ा अच्छा है बच्चों, ठीक है। हाँ, अब सुनो बेटा ध्यान से, चलें बेटा आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नरेंद्र कुमार ने पूरी बात लिख दी, थैंक यू सो मच भाई, सब कुछ लिख डाला, ठीक है। चलो अब इनमें से क्या हुआ बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसने बहुत सारे क्या किए इसके ऊपर अल्फा का पार्टिकल्स की। हाँ, पूरी हिंदी में एक बच्चे ने बात लिख दी, परिणाम स्वरूप अधिकांश अल्फा कणों की पत्नी हाँ विच्छापित हुए। अल्फा कणों का कम अंश कम कोण से विच्छापित हुए, थोड़े। हाँ मतलब बहुत बढ़िया भाई, भाई इस बच्चे ने सब कुछ लिख डाला। देखो बच्चों, मैंने कहा कि जब इसने साइड में से क्या हुआ, ये जो सोने की चादर थी वो पूरी तरीके से क्या है, सोने की है, गोल्ड बहुत पतली चादर है। इस पे अल्फा कणों की बौछार की, तो अल्फा कण क्या है, कुछ तो स्ट्रेट जा रहे हैं, कुछ ऐसे कण है बेटा, ठीक है। स्टूडेंट का नाम लिखा है बेटा गीगर मार्सडन, गीगर मार्सडन, हिंदी में भी नाम वही रहेगा। कुछ अल्फा के कण ऐसे थे जो कुछ कोण से वापस आ रहे थे, लेकिन बीचों बीच में इसने क्या देखा बच्चों, बीचों बीच में इसने देखा कि जो अल्फा के कण यहां टकरा रहे हैं, इसने देखा बीचों बीच में कि जो अल्फा के कण यहां टकरा रहे हैं, यहां बीचों बीच में, वो क्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल उसी कोण से वापस आते हैं जिस कोण से वो गए थे। मान लो अल्फा का कण, अल्फा रे ऐसे गई, इस तरीके से गई, तो ये वापस वैसे ही लौट गई, जैसे गई थी वापस वैसे ही लौट गई। मतलब ऐसे बहुत कम थे जो जिस कोण से जा रहे थे वापस वैसे ही लौट रहे थे, जैसे गए वैसे ही वापस लौट गए, ठीक है। तो इन्होंने ना अब कुछ निष्कर्ष निकाले, यानी इन्होंने क्या देखा कि मोस्ट, इसने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द, ऑब्जर्व क्या किया, इसने ऑब्जर्व क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में, इन्होंने क्या देखा, तो इन्होंने देखा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स goes without reflection, without reflection, without reflection through gold foil। विदाउट रिफ्लेक्शन का मतलब विदाउट कुछ कोण से वापस ही नहीं है, वो सीधे गोज विदाउट रिफ्लेक्शन थ्रो गोल्ड फॉइल, ठीक है। मतलब कुछ, मोस्ट ऑफ ज्यादातर, ज्यादातर अल्फा के कण, अल्फा की किरणें कह सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेज, ठीक है। अल्फा किरणें सोने की चादर से, सोने, सोने की चादर से, चादर से सीधे निकल जाती हैं, यानी वो रिफ्लेक्शन परावर्तन नहीं होता, सीधे
निकल जाती हैं, ज्यादातर क्या होती हैं बेटा, सीधे निकल जाती हैं। और अल्फा कण पर ध्यान दीजिएगा बेटा, इसने क्या कहा, मुस्कान शर्मा बेटा हैप्पी बर्थडे, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, जीवन में बहुत सारी तरक्की दे बेटा। देखो, अल्फा जो पार्टिकल होते हैं बच्चों, याद रखना, अल्फा जो पार्टिकल है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है बेटा, अल्फा जो पार्टिकल होते हैं इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब धनावेश होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब धनावेश होता है। क्लियर। अब जरा मेरी बात सुनना, तो ज्यादातर पार्टिकल तो सीधे निकल गए, ठीक है। अब दूसरा इसने क्या पता लगाया, ठीक है, चलो देखो, एक सेकंड रुकेंगे बेटा, सेल चेंज कर। अब आगे समझते हैं। तो बेटा अब इसने क्या देखा कि कुछ फ्यू पार्टिकल्स, यानी कि कुछ ऐसे कण हैं अल्फा कण, जो क्या जा रहे हैं बेटा, इससे टकराकर वापस लौट कर आ रहे हैं। यानी साइड में कुछ ऐसे हैं जो एंगल से, कुछ एंगल देखो, थोड़ा सा एंगल से गया और वापस भी आ गया। तो लिखें बच्चों, सम अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्टेड by some angle, by some angle through the, through the gold foil। ठीक है, कुछ कोण से वापस आ रहे हैं। हिंदी में लिखेंगे बेटा क्या, लिखें कुछ, कुछ अल्फा के कण, अल्फा के कण सोने की चादर से टकराकर, सोने की चादर से टकराकर, टकराकर कुछ कोण से वापस लौट रहे हैं, कुछ कोण से वापस लौट रहे हैं, वापस लौट रहे हैं, कुछ कोण से वापस लौट रहे हैं बेटा वो। तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या देखा, तीसरा पॉइंट इन्होंने देखा कि बिल्कुल बीचों बीच, जैसे कोई एटम होता है ना, मैंने बता तो दिया बेटा मोटाई, श्रेया गुप्ता मैंने मोटाई बता दिया, 0.00004 सेंटीमीटर। अब जरा सुनो मेरी बात, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कुछ ऐसे हैं बीचों बीच में। देखो एक बात बताओ बेटा, आप खुद सोचो जरा कि अल्फा कणों की बौछार की, तो अल्फा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है। तो अगर ये वापस लौट कर जा रहे हैं, जैसे आए वैसे ही चले गए, तो इसका मतलब ये भी तो कोई पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होता तो फिर ये पॉजिटिव को क्या कर लेता, अट्रैक्ट कर लेता। अगर ये पॉजिटिव है तभी तो इसने रिपेल किया, यानी प्रतिकर्षण किया। तो इसने कहा कि कुछ ऐसे कण थे जो जैसे गए थे, रिबाउंड, रिबाउंड का मतलब वापस लौट के आए। कम से कम ऐसे समझो कि 10 लाख में से एक, 10 लाख पार्टिकल्स छोड़े हों तो उनमें से एक वापस आया, बिल्कुल वैसे ही जैसे गया था, सेम एंगल से, जितने एंगल से गया वैसे ही वापस आ गया। तो इसका मतलब इसने कहा कि भाई बीचों बीच में कोई क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से, और स्ट्रोंगेस्ट होगा, बहुत ताकतवर होगा, जिसकी वजह से अल्फा कण क्या आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो इसने क्या देखा, ए वेरी फ्यू, ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स rebound back, rebound back after striking, after striking gold foil। सोने की चादर से टकराकर बहुत कम, मतलब 10 लाख में से भी एक समझो, नेगेटिव, अगर नेगेटिव होता तो इसको अट्रैक्ट ही कर लेता, एब्जॉर्ब कर लेता, अवशोषित। पॉजिटिव है तभी तो बेटा इसको फेंक रहा होगा अलग, ठीक है। नेगेटिव होता तो क्यों रिफ्लेक्ट करता, नेगेटिव तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है ना, बताइएगा आप लोग। तो ए फ्यू का मतलब है बहुत कम, बहुत कम, यानी बहुत ज्यादा ही कम, बहुत कम अल्फा कण, अल्फा कण बिल्कुल
गोल्ड सोने की चादर से टकराकर, सोने की चादर से टकराकर, टकराकर बिल्कुल वापस लौट जाते हैं, यानी उसी रास्ते बिल्कुल वापस लौट जाते हैं, लौट जाते हैं, ये बिल्कुल वापस वैसे ही लौट जाते हैं जैसे गए थे। अब ये तो ऑब्जर्वेशन है, इस एक्सपेरिमेंट का, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का ये क्या है, ऑब्जर्वेशन। 3 पॉइंट ऑब्जर्व किए। सबसे पहला, ज्यादातर कण क्या जा रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं, जो कि लौट ही नहीं रहे, बिल्कुल एंगल से लौटे ही नहीं। कुछ ऐसे हैं जो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ कोण से वापस लौटे, और बिल्कुल कम, बहुत कम ऐसे हैं जो बिल्कुल जैसे गए वैसे ही आ गए। रीबाउंड का मतलब वापस वैसे ही लौट गए। अब ये तो इसके ऑब्जर्वेशन थे, लेकिन इसके कंक्लूजन क्या है बेटा? कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष क्या निकले, इस एक्सपेरिमेंट से निष्कर्ष क्या निकले, यानी फाइनली कंक्लूज क्या किया। तो जैसे मैंने आपको पहला पॉइंट लिखवाया था अभी, पहला पॉइंट ये लिखवाया था कि ज्यादातर अल्फा के कण बिना लौटे वापस नहीं आते, बिना लौटे आते नहीं, वो सीधे चले जाते हैं। ज्यादातर अल्फा के कण वापस जा रहे हैं सीधे। तो इन्होंने इससे ये निष्कर्ष निकाला कि मोस्ट ऑफ, पहला वाला जो पॉइंट है ना, पहले वाला पॉइंट का निष्कर्ष बता रहा हूं आपको, कंक्लूजन, जब ज्यादातर वैसे वापस आए ही नहीं। ठीक है सर, वापस क्यों चले जाते हैं? वापस इसलिए जाते हैं ना बेटा, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को वापस भेजेगा, रिपेल, रिपेल जानते हो, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि जैसे मान लो मैं बॉल को फेंकूं सामने की तरफ और वो वापस टकरा के मेरी तरफ ना आए, तो मैं ये समझूंगा कि आगे कुछ है ही नहीं जिससे वो टकरा ही नहीं है, यानी सीधी चली गई एकदम। ठीक है, तो इन्होंने निकाला कंक्लूजन, रदरफोर्ड ने, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो, यानी परमाणु जो होता है उसका ज्यादातर हिस्सा खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश हिस्सा, परमाणु का अधिकांश हिस्सा खोखला होता है। क्या होता है? खोखला होता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इस एटम इज हॉलो, यानी अधिकांश हिस्सा खोखला होता है, ऐसे उन्होंने कहा। फिर उन्होंने बोला दूसरा पॉइंट कि भैया देखो ऐसा है, कंक्लूजन दूसरा पॉइंट ये है, ये समझ में आया बेटा यहां से? आगे लिखें। अब एक बात बताओ, अल्फा कण पे कैसा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव, यहां यहां देखो, इतना हिस्सा, ये जो सोने की चादर है, इसे एक एक एटम समझो, सोने की चादर को एक परमाणु समझो, तो बीचों बीच में तो ये वापस जा रहे हैं इधर इधर, है ना, वापस का मतलब क्या है, रिपेल हो रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, याद रखना, रिपेल तभी होगा बेटा, क्या होगा, जब ये पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होता फिर तो इनको ऐसे रख लेता, आजा मेरी गोदी में बैठ जा, ऐसे आजा मेरे, ऐसे चिपक जा, अगर ये नेगेटिव होता। तो इन्होंने पता लगाया कि इन द मिडिल ऑफ, लिखें, इन द मिडिल ऑफ एटम, इन द मिडिल ऑफ एटम, यानी परमाणु के बिल्कुल बीचों बीच में जो लाल वाला हिस्सा था। ठीक है, हाँ बिल्कुल, समझ में आया? लिखें, इन द मिडिल ऑफ एटम देयर इज ए, देयर इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज विच रिफ्लेक्ट द अल्फा रेज, अल्फा रेज बाई सेम एंगल, यानी उसी कोण से जैसे वो गए थे, यानी बीचों बीच, परमाणु के बीचों बीच, हिंदी में लिखें, हाँ लिखो बेटा, लिखो, परमाणु के बीचों बीच इन्होंने पता लगाया, देखो परमाणु का ज्यादातर हिस्सा खोखला है, फिर उन्होंने बोला परमाणु का, परमाणु के बीचों बीच एक धनात्मक आवेश होता है, आवेश होता है, जो अल्फा कणों को, अल्फा कणों को वापस भेज देता है,
वापस भेज देता है। और इसी को इसने बोला है, इसी पॉजिटिव चार्ज जो बीचों बीच में है लाल वाला, यानी 180 डिग्री वापस भेजने का मतलब पता है कितने डिग्री से भेज देता है? 180 डिग्री, यानी जैसे गए वैसे ही आ गए, तो इसे कहते हैं 180 डिग्री एंगल से भेज देता है। ठीक है, 180 डिग्री एंगल से जैसे गए वैसे ही वापस आ गए बेटा। इसी को लिखो, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड दिस पॉजिटिव पार्ट इज कॉल्ड, दिस पॉजिटिव पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो इस तरीके से नाभिक की खोज की गई। दिस पॉजिटिव पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। लिख लो, इसको अंडरलाइन कर लो, ब्रैकेट में बंद कर दो। लिखो, रदरफोर्ड के अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार इसी धनात्मक, इसी धनात्मक हिस्से को नाभिक कहते हैं। इसी धनात्मक हिस्से को नाभिक कहते हैं। हिस्से को नाभिक कहते हैं बेटा। ठीक है, जल्दी से बता दो, धनात्मक हिस्से को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। अगला पॉइंट लिखें, अगला पॉइंट लिखें बेटा। चले आगे, लिखो, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, ये कंक्लूजन आपको याद रखने, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड न्यूक्लियस इज द, न्यूक्लियस इज द डेंस पार्ट, यानी सबसे भारी हिस्सा होता है, डेंस पार्ट ऑफ एटम around which, around which electron are moving, around which, लिख लेना क्या होता है बेटा? around which electron are moving। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आर मूविंग, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। लिखें, रदरफोर्ड के अनुसार, क्योंकि ये बात तो पहले ही बता दी थी ना, इलेक्ट्रॉन वाली तो किसने, बोलो, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज तो पहले ही कर दी थी कि घूमते रहते हैं भैया, तरबूज में जैसे बिखरे रहते हैं। ठीक है, लिखो, रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक परमाणु का सबसे भारी हिस्सा होता है, परमाणु का सबसे भारी हिस्सा होता है, भारी हिस्सा होता है, हिस्सा होता है जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। सर जी 1 मिनट का टाइम दीजिएगा नोट करने के लिए, श्रेया गुप्ता। अभी देते हैं बेटा, लिखा नहीं है अभी, रुक जाओ तो फिर। भारी हिस्सा अभी देते हैं, होता है जिसके बाहर, जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। किस किस ने नहीं लिखा, हाथ खड़े करना। किस किस ने नहीं लिखा है, आप में से बताना जरा। ये नहीं लिखा था क्या बेटा? लिख लो, चलो एक बार लिख दो फटाफट से। आपके पास 10 सेकंड का समय है। किस किस ने नहीं लिखा, किस किस ने नहीं लिखा बता दो जल्दी से। नहीं लिखा क्या आप लोगों ने बेटा?
सेकंड ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन सम पार्टिकल आर रिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल। बेटा मैंने बताया तो ये कंक्लूजन इसका ही है, ये जो तीसरा दूसरा लास्ट में लिखा है ना, ये इसी का है कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, रिफ्लेक्शन वहां पर भी हो। सभी ने लिख लिए? चलो हम 1 मिनट अपना पानी पुनी पी के आ गए तब तक। चलो तो ये थे लेकिन आवाज आ रही है आपको? तो ये थे रदरफोर्ड का, आपने डन कर लिया, लिख लिया सभी ने। अब लिखो बेटा इसका ड्रॉबैक्स यानी कि इसकी लिमिटेशंस लिखें। लिमिटेशंस क्या है यानी रदरफोर्ड की कमी क्या है? भाई कमी तो हर किसी में होती है, तो इसकी लिमिटेशंस लिखो बेटा। रदरफोर्ड की क्या लिखना? लिमिटेशंस लिखो भैया, सभी लोग हेडिंग डालो, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। आवाज आ रही है बेटा? तो एक बच्चा पूछ रहा था कि सर जो ऑब्जर्वेशन सेकंड है इसका कंक्लूजन क्या है? बेटा ये जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है ना, ये वाली ऑब्जर्वेशन सेकंड, इसका कंक्लूजन लास्ट में दिया है मैंने, ये वाला इसी का है। अब लिखे लिमिटेशन, कमी। वॉइस क्लियर है बेटा? तो लिखें, चलो बेटा पहला लिमिटेशन लिखें। इन्होंने ये तो बोला था, देखो इन्होंने क्या बोला था रदरफोर्ड ने, कि इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहते हैं किसके? वो जो घना सबसे भारी हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। उसके बाहर कौन घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। दिलसाद बेटा बता दिया। सेकंड कंक्लूजन आपका ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन लास्ट में मैंने लिख दिया है। मैंने कहा कि ये व्यक्ति ऐसा था कि ये इलेक्ट्रॉन के, ये तो बोला कि घूमते रहते हैं, बट उनके जो ऑर्बिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन के घूमने के जो कक्ष होते हैं, उनके बारे में बता नहीं पाया। ठीक है, लिखो he could not explain that how electrons move in the orbits। ये नहीं बता पाए कि कक्ष क्या होता है, ऑर्बिट क्या होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और कैसे घूमते हैं, इस तरीके से ये नहीं बता पाया। ठीक है, लिखो अनमोल, हमारी जो छुट्टी है बेटा वो एक भी दिन नहीं होती, सिर्फ मंगलवार को और संडे को छुट्टी होती है, बाकी 5 दिन आपकी ये क्लास चलती है। तो हमारे लिए तो ये शब्द प्रयोग मत करना कि सर क्लास होती नहीं है, हमारे लिए मत करना बेटा, किसी और दूसरे टीचर की क्लास में जाके लिखो प्लीज। ठीक है, अपनी क्लास 5 दिन चलती है, धरती इधर उधर हो जाए ना तो 5 ही दिन चलेगी। धरती पश्चिम से पूरब में घूमती है वैसे, और अगर अर्थ रोटेट करना शुरू कर दे ईस्ट से वेस्ट में तो भी 5 दिन ही क्लास चलेगी। सूरज नीचे आ जाए, धरती ऊपर चली जाए तो भी 5 दिन ही चलेगी क्लास। अपनी क्लास में ये मत बोलना इसीलिए। तो लिखो ही कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉन मूव इन द ऑर्बिट। ये यह नहीं बता पाए, यह नहीं बता पाए कि कैसे इलेक्ट्रॉन, कैसे इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षों में घूमते हैं, अलग अलग कक्षों में घूमते हैं, कक्षों में घूमते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षों में घूमते हैं ये कौन नहीं बता पाए? तो याद रखना बेटा ये आपके रदरफोर्ड साहब नहीं बता पाए। आगे लिखें बच्चों, इन्होंने इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ, ही कुड नॉट, दूसरा लिख लें, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द, दोनों का ये लिमिटेशन सेम, ये मैंने जे थॉमसन में भी आपको लिखवाया था। ठीक है बेटा, जल्दी से बताओ प्रीति। ट्यूसडे ऑफ रहती है? हाँ बेटा ट्यूसडे मैंने बताया तो 2 दिन ऑफ रहती है, एक मंगलवार को, और मंगलवार को कोई ब्रह्मा जी भी आके मेरे से बोल दें कि आज पढ़ा लो सर आप, विष्णु महेश आके मेरे को बोले, शिव शंकर आके मेरे को बोले, शिव जी बोले मेरे को कि मंगलवार को आप पढ़ा लो, तो मैं तब भी नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, है ना। मंगलवार को नहीं पढ़ाऊंगा और संडे को भी नहीं पढ़ाऊंगा मैं। संडे को चलो एक बार को हो जाता है कि कभी कभी मैं क्लास ले भी लूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मंगलवार को नहीं पढ़ाऊंगा किसी भी कीमत पे। ठीक है बाबू, चलो। ही कुड नॉट एक्सप्लेन, आप पिछला रिकॉर्ड चेक करो, सभी क्लासेस आपकी 5 दिन चली हैं। स्टेबिलिटी ऑफ, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है लिखो, ये परमाणु की,
ये परमाणु की स्थिरता के बारे में नहीं बता पाए, स्थिरता के बारे में नहीं बता पाए, नहीं बता पाए। मतलब ये कहते थे कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ये इधर उधर घूमते रहते हैं। ना तो इन्होंने ये बताया कि ऑर्बिट क्या क्या होती हैं जिनमें वो घूमते हैं, कक्ष। तो इन्होंने एक ही और बात कही थी कि नाभिक, न्यूक्लियस जो है बीच में बिल्कुल, नाभिक में ये घूमते घूमते गिर जाते हैं, इनकी इनकी एनर्जी खत्म हो जाती है, तो ये गिरते गिरते कहाँ आ जाते हैं बेटा, नाभिक, न्यूक्लियस में गिर जाते हैं बच्चों, नाभिक में गिर जाते हैं। तो फिर तो पॉजिटिव और नेगेटिव खत्म हो जाएगा, फिर तो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं, एटम स्टेबल नहीं है, परमाणु स्थिर नहीं है। ठीक है, इन्होंने ऐसा बताया था बच्चों। क्लियर है? जल्दी से बता दो। तो ये दो लिमिटेशन आपको किसके बारे में याद रखनी है बेटा, याद रखना। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो ये बात आपको, दोनों लिमिटेशन किसकी याद रखनी है, रदरफोर्ड मॉडल की दोनों लिमिटेशन आपको याद रखनी है। अब आता है बेटा रदरफोर्ड मॉडल से आगे हमारे एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका बढ़िया सा एक मॉडल है, जिसे कहते हैं, लिखें, नील्स बोर मॉडल। क्या कहते हैं बेटा जिसको? नील्स बोर मॉडल कहते हैं। नील्स बोर मॉडल के नाम से इसको जानते हैं, हेडिंग डालें, नील्स बोर का मॉडल, नील्स बोहर का मॉडल। ठीक है, नील्स बोर का मॉडल इसको कहते हैं बेटा। ये 1913 में इनके द्वारा दिया गया। ठीक है, नील्स बोर मॉडल 1913 में ये आया बेटा। ठीक है, 1911 में आया था उनका मॉडल, और 19 टेलीग्राम का लिंक पूछ रहे हैं बच्चे, टेलीग्राम का नाम है, सर्च करो आप टेलीग्राम पर जाकर, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है बच्चों। ठीक है, हाँ, तो 1913। अब बेटा सबसे पहले इनके बारे में मैं एक, इनको पहले तो सैल्यूट करो, हर बच्चा इनके लिए लिखेगा जय हिंद सर। ये बहुत महान व्यक्ति हैं। इन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि ये जो पागल घूम रहे हैं ना, ये जो सब हर कोई व्यक्ति जो इससे पहले आया, चाहे वो जॉन डाल्टन हो, चाहे आपका जे जे थॉमसन हो, चाहे आपका रदरफोर्ड हो, कोई भी एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया। ये वो पहले वैज्ञानिक हैं बेटा जिन्होंने परमाणु के स्थिर होने को बताया था। ठीक है, तो लिखो, अब कैसे बताया था परमाणु के स्थिर होने को, ये अभी मैं आपको बताता हूं, बस एक सेकंड का समय दें बेटा। चलो बेटा, टेलीग्राम पर बात कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे नहीं, इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, एक बहुत अर्जेंट कॉल था बच्चों, भाई का कॉल था एक बार। चलो, तो नील्स बोर का मॉडल बेटा 1913 में, तो ये पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बताया कि परमाणु स्थिर होता है, एटम इज स्टेबल। कैसे स्थिर होता है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो लिखें, नील्स बोर इज द फर्स्ट साइंटिस्ट, नील्स बोर इज द फर्स्ट साइंटिस्ट, फर्स्ट साइंटिस्ट who talk about who first time talk about who first time talk about the stability of atom, who first time talk about the stability of atom, stability of atom। लिखें, नील्स बोर पहले वैज्ञानिक हैं, नील्स बोर पहले वैज्ञानिक हैं, पहले
वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जिन्होंने पहली बार परमाणु के स्थिर होने को बताया। परमाणु के स्थिर होने को बताया। स्थिर होने को बताया। पहली बार इन्होंने परमाणु के स्थिर होने को बेटा बताया। ठीक है, आगे चलें। ने कहा कि परमाणु के स्थिर होने को बताया किसने बच्चा? तो आप लिखेंगे नील्स बोर मॉडल। ठीक है, 1913 में दिया इन्होंने, सबसे पहले परमाणु को स्थिर होने के बताया। अब इन्होंने क्या कहा तो लिखो बेटा। सबसे पहला इन्होंने पॉइंट कहा कि सर ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कैसे भी घूम लेंगे उसके अंदर। इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि कभी भी घूम लेंगे, ऐसे कहीं भी घूम लेंगे, नहीं। इन्होंने बोला चलो न्यूक्लियस के बारे में तो किसने बता दिया? नाभिक के बारे में तो रदरफोर्ड ने बता दिया था। नाभिक के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में तो रदरफोर्ड ने बता दिया था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने बताया कि नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग अलग ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस में घूमते रहते हैं? अलग अलग ऑर्बिट में घूमते रहते हैं बच्चों। तो इन्होंने और 4 ऑर्बिट के बारे में इन्होंने बताया। लिखो, अकॉर्डिंग टू बोर, इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus in different orbits with इसको अलग से लिखवा देंगे, डिफरेंट ऑर्बिट्स लिखो, लिखें इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर अलग अलग कक्षों में घूमते रहते हैं। अलग अलग कक्षों में घूमते रहते हैं। ठीक है, कक्ष कौन कौन से होते हैं अभी मैं बताता हूं। लेकिन इन्होंने ये भी बोला कि जब ये ऑर्बिट में घूमते हैं ना, जब ये कक्षों में घूमते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इनकी एनर्जी खत्म होती है। इनकी तो एनर्जी होती नहीं है, बल्कि जिस ऑर्बिट में ये घूम रहे हैं उन कक्षों के नाम मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से 4 ऑर्बिट हैं। तो इन्होंने क्या बताया? 4 ऑर्बिट बताए बेटा। कितने कक्ष होते हैं इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए? 4 कक्ष इन्होंने सबसे पहले बताए। 4 ऑर्बिट, 4 कक्ष बताए। कमरे हैं, ऐसे समझो रूम है, इनके नाम है KLMN। ये 4 कक्ष हैं जिनके क्या क्या नाम है? KLMN, 4 इनके नाम है। के वाला कक्ष है एक, एल वाला, एम वाला, एन वाला। के वाला जो ऑर्बिट है इसमें 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन, एल वाले में 8 होते हैं, एम वाले में 18 होते हैं, और एन वाले में कितने होते हैं? 32 होते हैं। तो 4 कक्ष है हमारे KLMN, 2, 8, 18, 32 इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करने का एक फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं 2n² फॉर्मूला। ये हमारा जो सूत्र है ये कौन सा है? 2n²। यहां पर n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, कक्ष की संख्या। n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, कक्ष की संख्या। मान लो पहले वाले में निकालना है तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे? अगर पहले में निकालना है तो 1 पुट करेंगे, 2 आ जाएगा। इसमें अगर 2 पुट करेंगे, n की जगह 2 रखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। n की जगह 3 रखो तो 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 आ जाएगा। अगर 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32 आ जाएगा। तो इस तरीके से भैया इलेक्ट्रॉन को भला जाता है 2, 8, 18, 32। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा बच्चों? हाँ, इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, और इन ऑर्बिट की ही एनर्जी का लेवल होता है बेटा। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ाते मंगलवार को? पढ़ाते नहीं बेटा, उसका रीजन पर्सनल है। ठीक है, भगवान जी का दिन होता है, कुछ ऐसे समझो। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट्स विद डिफरेंट एनर्जी लेवल।
डिफरेंट एनर्जी लेवल, मतलब वो जो एनर्जी होती है वो किसकी होती है, जिस कमरे में वो रह रहे हैं उसकी एनर्जी होती है बेटा, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिट, जितने इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिट में होंगे, जैसे मान लो पहले वाले में दो हैं, तो उन दोनों के पास सेम ही एनर्जी होगी, उसकी एनर्जी नहीं होती है, वो खत्म नहीं होती है। बट इलेक्ट्रॉन इन द सेम, बट इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिट हैव फिक्स्ड एनर्जी, यानी उस इलेक्ट्रॉन जितने भी घूम रहे हैं उनकी एनर्जी तो फिक्स रहेगी, ऑर्बिट का एनर्जी लेवल अलग अलग होता है बेटा। लिखें, इलेक्ट्रॉन जिन कक्षों में घूमते हैं, जिन कक्षों में घूमते हैं उनका ऊर्जा का स्तर, ऊर्जा का स्तर अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, ऊर्जा का स्तर अलग अलग होता है, तथा एक कक्ष में सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है बेटा, सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है। एक कक्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन सब की ऊर्जा क्या होगी, समान होगी बेटा, ठीक है। चलो सर, कक्षा 12 में अतिरिक्त विषय में फेल हूं, कोई सत्यापन में दिक्कत होगी क्या? जी भैया अनीस, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, क्लियर है आप लोगों को? अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बेटा, आगे चले। इनको 1922 में नोबेल प्राइज भी मिला था बेटा, जो बोर वैज्ञानिक हैं इनको 1922 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये ऐसे है, तो इसीलिए इन्होंने कहा था कि अलग अलग ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, इसलिए क्या होता है, एटम स्टेबल होता है। पर्सनल बोलकर हम, सर आपने हमको पराया कर दिया पर्सनल बोलकर, अरे नहीं बाबू, ऐसा कोई बात नहीं है। मंगलवार को मैं इसलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि उस दिन हमेशा से ही नहीं पढ़ा था, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो हमेशा से ही नहीं पढ़ाता हूं मैं मंगलवार को। हाँ, ऐसा कोई मतलब नियम नहीं है कि, हालांकि मैं आपकी कभी कभी जब ज्यादा मुझे लगता है कि सिलेबस वो है तो मैं कभी कभी क्लास ले लेता हूँ, अदरवाइज मैं मंगलवार को अपने घर ही रहता हूँ बेटा, ठीक है। सैटरडे को क्लास होती है, तो ऐसा कोई, ऐसा कह रही है पर्सनल रीजन है तो आपने हमको अपना पराया कर दिया, नहीं ऐसा कोई नहीं है, आपसे कुछ बात छुपा नहीं सकते हम यहाँ पर, ठीक है। तो अब चलो सुनो बेटा, लेकिन अब मैं आपको सोच बोलूं कि इन्होंने ना बेटे, जैसे इन्होंने कहा कि 4 ऑर्बिट्स तो हमारी होती हैं, 4 कक्ष तो हमारे होते हैं, ये किसने बनाए भैया, ये दिए गए किसके द्वारा, नील्स बोर के द्वारा। इन्होंने 4 सब ऑर्बिट के बारे में भी बताया, जैसे कहते हैं ना कमरे के अंदर भी कमरा होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो जब ऑर्बिट फुल हो जाते हैं तो उसको फिर हम कहाँ भरने लग जाते हैं, सब ऑर्बिट। जब कक्ष भर जाते हैं तो कमरे के अंदर भी कमरा होता है, सब ऑर्बिट कहते हैं उनको, उपकक्ष कहते हैं, उसके अंदर भरने लग जाते हैं। बच्चों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि शाम को हमारी एक क्लास यूट्यूब पर चलती है, वो चलती है 8 बजे शाम को, डेली रात को। कौन से चैनल पर, आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, वो रेलवे स्पेशल क्लास है, तो प्लीज आप उसको जरूर देखा करो यूट्यूब पर। वहां पर क्वेश्चन करवाए जाते हैं टॉपिक वाइज, जैसे आज का टॉपिक है वहां पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, ठीक है। तो याद रखना 4 ऑर्बिट जो होते हैं, 4 ऑर्बिट जो होते हैं, चलो सुनो, याद रखना 4 सब ऑर्बिट भी हमारे होते हैं। क्या होते हैं बेटा, 4 सब ऑर्बिट भी होते हैं। 4 उपकक्ष, जब कक्ष भरने लग जाते हैं, कमरे भरने लग जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को उपकक्ष में अरेंज किया जाता है। इन उपकक्षों के नाम होते हैं बेटा एस, पी, डी और एफ, ये 4 होते हैं, एस पी डी और एफ, ठीक है बाबू। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि ऑर्बिट कितने थे, के, एल, एम, एन। अगर मैं आपसे बोलूं कि के में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, 2, इसमें कितने होते थे, 8, इसमें कितने होते थे, 18, इसमें कितने होते थे, 32। अब जरा सुनिएगा बच्चों, मैंने कहा कि भाई जो के, राजेश ध्यान से सुनो बाबू, मैंने कहा कि जो के है ना, के, इसका एक सब ऑर्बिट होगा जिसका नाम क्या होगा, एस। एल दूसरे नंबर का ऑर्बिट है तो इसके 2 सब ऑर्बिट होंगे, एक होगा एस और एक होगा पी।
एम तीसरे नंबर का है तो इसके तीन होंगे, एक एस होगा, एक पी होगा और एक आपका क्या होगा, डी। इसके चार होंगे, एक एस होगा, एक आपका पी होगा, एक आपका डी होगा और एक आपका क्या होगा, एफ। ये चार सब ऑर्बिट इसके हो जाएंगे। अगर आपसे मैं पूछूं प्यारे बच्चों कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने कितने होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन कितने कितने होते हैं, बताओ राजेश कुमार दास। तो बेटा देखो, के वाला जो सेल है, के वाला जो ऑर्बिट है कक्ष, उसका तो एक ही सब ऑर्बिट है एस। तो इसके दो इलेक्ट्रॉन थे तो दोनों के दोनों एस में आ जाएंगे, दोनों के दोनों किस में आ जाएंगे, एस में आ जाएंगे। जल्दी से बता दो बेटा। ठीक है, अच्छा। इसमें एल में दो है, एक एस है एक पी है, तो एस में तो दो आ ही जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है एस में दो आ जाएंगे। तो पी में कितने आ जाएंगे बेटा, जब एस में दो आ गए तो 8 टोटल थे, एस में दो आ गए तो पी में कितने आ गए, 6। अब ये कितने हैं बेटा, 18 हैं, 18। तो एस में तो जानकारी है आप लोगों को, दो आते हैं एस में, पी में कितने आते हैं, 6। तो अब 18 टोटल थे और दो और 6 कितने होते हैं, 8। दो और 6 को जोड़ोगे तो 8 आता है, 18 में से 8 गया तो डी में कितने आ जाएंगे, 10। क्लियर है। अब आपको एस का पता चल गया, दो आते हैं, पी का पता चल गया, 6 आते हैं, डी का पता चल गया, 10 आते हैं। तो टोटल एन में कितने होते हैं, 32 होते हैं, 32। ठीक है, तो एस में दो, इन तीनों को जोड़ो, 10 और 6 16 और 2 18। 18 घटाओ 32 में से तो कितना आएगा, एफ में कितने बच गए, 14। ठीक है, तो याद रखना बेटा, एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉन पूछे तो क्या होगा, एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। याद रखेंगे आप लोग इस बात को। जल्दी से बताओ बेटा। बिल्कुल पढ़ाएंगे संजीत कुमार, बिल्कुल बेटा पढ़ाएंगे। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया। तो ऑर्बिट और सब ऑर्बिट के बारे में किसने बताया, तो आप याद रखेंगे नील्स बोर नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने बताया। ठीक है, अच्छा बच्चों बताइएगा, यहां तक क्लियर है आप लोगों को। अभी हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, केएलएमएन में, एसपीडीएफ में कैसे किया जाता है। ठीक है, चलो तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक रखें क्या।